जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके पी वाई क्यू से प्लस बुक से वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की वेबसाइट हमारी खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर जाना है और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना पेपर कोड टाइप करना है, तो बीपैक 134 आप टाइप करेंगे। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों तथा कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी क्या शक्तियां होती हैं और उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग भारत के प्रत्येक राज्य में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से कराने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है। यह आयोग जो है मुख्य रूप से राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों की चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, भारत के प्रत्येक राज्यों में क्या करता है, चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए जो है बनाया बनाया गया एक संवैधानिक है और गैर संवैधानिक संस्था है। यह आयोग जो है मुख्य रूप से राज्य विधानसभा या फिर स्थानीय जो आपके चुनाव होते हैं उनको कराने का जिम्मा लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग है क्या। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो राज्यों के चुनाव को नियंत्रित करती है। यह आयोग मुख्य रूप से पंचायत और नगर निकायों के चुनाव का संचालन करता है। इसे भारत के संविधान अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। ये क्या करता है, ये आयोग मुख्य रूप से जो पंचायत और जो है नगर निकाय चुनाव होते हैं उनका संचालन करता है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का नेतृत्व एक आयुक्त करता है जिसे हम लोग कहते हैं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं जो चुनाव के कामों में मदद कर सकते हैं। आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसकी नियुक्ति, सेवा की अवधि और कार्यकाल संविधान में निश्चित किए गए हैं। यानी कि इसका जो कार्यकाल वगैरह होता है वो सब किसमें निश्चित किया गया है, संविधान में तय किया गया कि इसका कार्यकाल कितना होगा, सेवा की अवधि क्या होगी और इसे नियुक्त कौन करेगा। अब यहां पर देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कई शक्तियां होती हैं, जैसे चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना। आयोग यह तय करता है कि पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम के चुनाव कब और कैसे होंगे। इसके बाद चुनाव नियम बनाना, चुनाव की सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग चुनाव के नियम बनाता है और उसे लागू करता है। इसके बाद मतदाता सूची तैयार करना। तो आयोग जो है मतदाता सूची को तैयार और अपडेट करता है ताकि केवल योग्य मतदाता ही चुनाव में भाग ले सकें। इसके बाद है चुनाव से जुड़े विवाद निपटाना। तो चुनाव आयोग जो है चुनाव के दौरान उठे विवादों और शिकायतों का निपटारा करता है। इसके बाद जो है प्रचार नियमों का पालन कराना, चुनाव के दौरान प्रचार के नियमों का उल्लंघन ना हो इसका भी ध्यान रखता है। इसके बाद चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्त करना, चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी यही नियुक्त करता है। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित करना इसका काम होता है। तो चुनाव संपन्न होने के बाद सही और निष्पक्ष तरीके से जो है परिणाम घोषित करना भी इसका काम है। इसके बाद है चुनाव खर्च की निगरानी रखना, चुनाव खर्च पर नजर रखता है ताकि धन का दुरुपयोग ना हो। इसके बाद चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। तो किसी भी राजनीतिक दबाव या बाहरी हस्तक्षेप जो है चुनाव को क्या करना है, बचाना होता है। यानी कोई भी वहां पर राजनीतिक दबाव या कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, इसका भी काम क्या करता है, चुनाव आयोग का काम होता है किसकी निगरानी करना। तो यहां पर हमने देखा कि चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होती हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो है राज्य निर्वाचन आयोग के जो है
कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला है स्थानीय चुनाव कराना, यानी पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव कराना। इसके बाद है मतदाता सूची का रखरखाव करना, इसका काम है। चुनाव से जुड़ी शिकायतों का निपटान करना, इसका काम है। चुनाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, इसका काम है। इसके बाद जो है चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना भी इसका काम है। इसके बाद चुनाव संबंधित आदेश जारी करना भी इसका काम है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो ये सब इसके काम है। क्या करना है, स्थानीय चुनाव कराना, मतदाता सूची का रखरखाव करना, चुनाव से जुड़ी शिकायतों का निपटान करना, चुनाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखना, चुनाव संबंधित आदेश जारी करना और चुनाव के दौरान जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये सब किसके काम है, ये सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। इसके बाद देखेंगे इसका महत्व क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य चुनाव की को पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना है, ताकि जनता के प्रतिनिधि सही ढंग से चुने जा सके। यह लोकतंत्र की मजबूती और जन प्रतिनिधित्व को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसकी शक्तियां और कार्य जो है चुनाव को पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। इसके बिना लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया यानी कि चुनाव जो है कि निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव नहीं होता है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के आधार पर और जो है स्तंभों में माना जाता है। यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देखा। पहला प्रश्न हमारा क्या था कि राज्य निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां होती है, उसके कार्यों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है। इसके बाद उसकी संरचना देखी, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। इसके बाद आयोग की क्या शक्तियां होती हैं वो देखी हमने। इसके बाद हमने देखा कि उसका आयोग के कार्य क्या होते हैं वो देखे। इसके बाद हमने उसका महत्व देखा। इसके बाद हमने फाइनल निष्कर्ष लिखा, अपना उत्तर समाप्त कर दिया। अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद चलते दूसरे प्रश्न पर। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो भारत में न्यायिक प्रणाली यानी कि जुडिशियल सिस्टम वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कानून का पालन किया जाता है और न्याय दिया जाता है। यह प्रणाली लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और जो है शक्तिशाली बनाता है, ताकि वह सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र होकर सही निर्णय ले सके। तो यहाँ पर जो इंडिया का जो न्यायिक प्रणाली है यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो क्या करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, कानून का पालन किया जाता है और न्याय दिया जाता है। यह प्रणाली जो होती है लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। भारत का संविधान जो होता है वो न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है, ताकि वे सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र होकर सही निर्णय ले सके। अब यहाँ पर देखते हैं कि न्यायिक प्रणाली क्या है। तो न्यायिक प्रणाली का अर्थ है अदालतों और न्यायाधीशों की वह व्यवस्था जो कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। इसमें जो है विभिन्न स्तरों की अदालतें शामिल होती हैं जो अलग अलग मामलों को सुनती हैं और जो है निर्णय देती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत की न्यायिक प्रणाली की संरचना क्या है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होता है सबसे ऊपर। इसके बाद होता है हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय। इसके बाद निचली अदालतें मतलब कि लोअर कोर्ट, यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हम लोग जाते हैं, अगर वहां पर काम नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारत का संविधान न्यायालय देश की सबसे ऊंची अदालत है। यह मुख्य रूप से संवैधानिक मामलों, फौजदारी और दीवानी मामलों में अंतिम निर्णय करता है। यह केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच विवाद सुलझाता है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद है उच्च न्यायालय। तो प्रत्येक राज्य या समूह के राज्यों में उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य के सभी कानूनी मामलों को देखता है। यह निचली अदालतों के फैसलों की अपील सुनता है और राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्यों की भी समीक्षा करता है। इसके बाद आती है हमारी निचली अदालतें। तो ये स्थानीय स्तर की अदालतें होती हैं जो सामान्य नागरिकों के दैनिक मामलों का निपटारा करती हैं। इनमें सिविल अदालतें, क्रिमिनल अदालतें, मजिस्ट्रेट अदालतें आदि शामिल होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है ताकि वह बिना किसी दबाव के फैसले ले सके।
इसका मतलब है कि न्यायाधीश जो है अपनी सुरक्षा के साथ काम कर सकते हैं और सरकार या अन्य शक्तियों का प्रभाव वहां पर नहीं होता है। यह स्वतंत्रता न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता का आधार है। अब यहाँ पर देखते हैं न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला काम है इसका न्याय देना, इसके बाद संवैधानिक संरक्षण करना, कानून की व्याख्या करना, अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी कार्यों की निगरानी रखना। ये सब क्या काम है? सब ये है न्यायपालिका के काम है। इसके बाद न्यायिक समीक्षा, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि वे सरकार के कानूनों और आदेशों की वैधता जांच सकते हैं। अगर कोई कानून या सरकारी निर्णय संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायालय से उससे जो है रद्द कर सकता है। यहाँ पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उसका काम होता है कि संविधान के अंदर जो भी है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। अगर हमारी सरकार कोई कानून बनाती है और जो है न्यायालय को लगता है कि ये कानून जो है संविधान के अनुसार नहीं है, तो वो कानून रद्द हो जाएगा। इसके बाद न्यायिक प्रणाली का महत्व, तो भारत में न्यायिक प्रणाली लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले और कानून का शासन बना रहे। यह भ्रष्टाचार, अन्याय और तानाशाही से लड़ने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो न्याय प्रणाली का महत्व क्या है? ये जो है लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले और कानून का शासन बना रहे। यह भ्रष्टाचार, अन्याय और तानाशाही से लड़ने में मदद करती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत की न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त है, जो समाज में न्याय सुनिश्चित करती है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक ये पूरी व्यवस्था कानून के पालन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, जिला कलेक्टर के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जिला कलेक्टर प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वे जिले के प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिला कलेक्टर का पद ब्रिटिश शासन काल से ही चला आ रहा है और आज भी वे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिले के हर कामकाज की देखरेख करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिला कलेक्टर के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो जिला कलेक्टर कौन होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो जिला कलेक्टर को कभी कभी जिला मजिस्ट्रेट या जिला उपायुक्त भी कहा जाता है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार द्वारा जिले के प्रशासन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनका मुख्य काम जिले में प्रशासन शासन को प्रभावी ढंग से चलाना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके कार्य क्या होते हैं, जिला कलेक्टर के मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसके काम देखते हैं। इनके सबसे पहले काम बटे होते हैं। पहला काम है प्रशासनिक कार्य। तो जिले में सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करना, सभी सरकारी विभागों का समन्वय करना ताकि सेवाएं जनता तक सही तरीके से पहुंच सकें। इसके बाद सरकारी योजनाओं के लिए बजट का प्रबंधन करना, ये जिला कलेक्टर का काम है। सरकारी जमीन और संपत्ति का रख रखाव सुनिश्चित करना, ये सब किसके काम है? ये सब जो है जिला कलेक्टर के काम होते हैं। इसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था की देखरेख करना, किसी भी आपात स्थिति में जैसे दंगे, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट में प्रशासनिक नियंत्रण संभालना ही जिला कलेक्टर का काम होता है। जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करना और आवश्यक कदम उठाना भी जो है जिला कलेक्टर का काम होता है। तो यहाँ पर हमने प्रशासनिक कार्य देखे। इसके बाद उसकी कानून व्यवस्था बनाए रखने के कार्य होते हैं। इसके बाद चुनाव के भी कार्य उसके होते हैं। तो जिले में चुनाव जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव के समन्वय और संचालन की जिम्मेदारी इसके पास होती है। मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव की व्यवस्था करना भी इसका काम होता है। इसके बाद चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति और चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी जिला कलेक्टर का काम होता है। अब उसके देखते हैं राजस्व कार्य क्या होते हैं। तो जिले की राजस्व संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन जैसे भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वितरण के मामलों का निपटारा करना, टैक्स संग्रहण और भूमि करों की निगरानी करना, किसानों की फसलों और अन्य कृषि संबंधी मुद्दों का समाधान करना भी जिला कलेक्टर का काम होता है। इसके बाद विकास के कार्य, तो जिले के विकास के कार्यों की योजना बनाना, उनकी निगरानी करना भी जिला कलेक्टर का काम है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश देना, सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी जिला कलेक्टर का काम होता है। इसके बाद देखते हैं आपदा प्रबंधन संबंधी उसके काम। तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के समय राहत कार्यों का संचालन करना भी जिला कलेक्टर का काम है।
आपदा के समय बचाव, राहत, पुनर्वास कार्यों का समन्वय, जनता को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए पूर्व सूचना और तैयारी करना। इसके बाद जन संपर्क और लोक शिकायत निवारण, जनता की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना भी जिला कलेक्टर का काम होता है, यानी कि आईएएस का काम होता है। सरकारी सेवाओं में होने वाली खामियों को दूर करना भी जिला कलेक्टर का काम है। जनता के साथ संवाद बनाकर उनकी जरूरतों को समझना भी जिला कलेक्टर का काम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जिला कलेक्टर की भूमिका का क्या महत्व है। तो जिला कलेक्टर जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सभी विभागों को जोड़ता है। वे राज्य सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व से जिले का विकास और सामाजिक शांति सुनिश्चित होती है। बिना कलेक्टर के जिला प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो जिला कलेक्टर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुआयामी होता है। वे प्रशासन, कानून व्यवस्था, चुनाव, विकास, राजस्व और आपदा प्रबंधन सब जैसे क्षेत्रों में भी काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वे जिले में सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू करें और जनता को न्याय और सेवा उपलब्ध कराएं। इसलिए जिला कलेक्टर प्रशासन की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। यहाँ पर हमने देखा जिला कलेक्टर के क्या काम होते हैं, उसका क्या महत्व है और जिला कलेक्टर कौन होता है। इसके बाद चलते अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, लोकायुक्त की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, यानी कि लोकायुक्त की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो लोकायुक्त एक विशेष अधिकारी या संस्था होती है जिसका मुख्य काम होता है भ्रष्टाचार, अनियमितता और सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग की जांच करना। भारत में लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक अहम हथियार माना जाता है। यह व्यवस्था राज्य सरकारों के स्तर पर स्थापित होती है और इसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लोकायुक्त क्या है। तो लोकायुक्त एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होती है जो मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और गलत आचरण की जांच करती है। इसे जनता का रक्षक भी कहा जाता है। भारत के कई राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था है और यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करती है। अब यहाँ पर देखते हैं लोकायुक्त की भूमिका क्या है। तो सबसे पहला इसका काम है भ्रष्टाचार की जांच करना। तो लोकायुक्त का सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। जब जनता या कोई संस्था लोकायुक्त के पास शिकायत करती है तो लोकायुक्त उसे गंभीरता से लेकर उचित जांच करता है। इसके बाद जनता की शिकायतों का निवारण करना भी लोकायुक्त का काम है। तो लोकायुक्त जनता से मिलने वाली शिकायतों को सुनता है जिनमें सरकारी कामकाज में दुरुपयोग, नियमों का उल्लंघन या फिर अन्याय की बात होती है। लोकायुक्त की जांच से जनता को न्याय मिलता है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है। इसके बाद इसका काम है सरकारी विभागों की निगरानी करना। लोकायुक्त सरकारी विभागों के कामकाज की निगरानी करता है ताकि कोई भी अधिकारी गलत तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग ना करे और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू भी हों। इसके बाद शासन में पारदर्शिता लाना इसका काम है। तो लोकायुक्त प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने का काम करता है। इससे अधिकारी जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को साफ सुथरा और ईमानदारी से चलाना होता है। इसके बाद सिफारिशें और सुधार। तो लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के बाद सरकार को सुझाव देता है किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और ये प्रशासनिक सुधारों और नीतिगत बदलाव के लिए भी राय देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें लोकायुक्त की शक्तियां क्या होती हैं। तो लोकायुक्त के पास जांच करने के लिए और सबूत इकट्ठा करने का अधिकार होता है। वह दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सिफारिश करता है। वह कई राज्यों में लोकायुक्त के पास दोषी अधिकारियों को दंडित करने की भी शक्तियां होती हैं। लोकायुक्त सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए नीतियां बनाने में भी मदद करते हैं। ये सब काम किसके होते हैं? लोकायुक्त के काम होते हैं। अब बात करें कि लोकायुक्त की भूमिका का क्या महत्व है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई करते हैं, जनता का विश्वास बढ़ाते हैं, प्रशासनिक सुधार करते हैं और न्याय सुनिश्चित करना इनका काम होता है। इसके बाद इसके समझ चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं। तो हालांकि लोकायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन कई बार उसे पूरी स्वतंत्रता और शक्तियां नहीं मिल पाती हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन या फिर कानूनी समर्थन की कमी होती है। इसके कारण भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो लोकायुक्त भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रशासन को ईमानदार और पारदर्शी बनाने में मदद करती है। ये जनता की आवाज बनकर भ्रष्ट अधिकारियों को रोकने का प्रयास करता है। अगर लोकायुक्त को पूरी स्वतंत्रता और अधिकार मिले तो यह भ्रष्टाचार को कम करने में और अधिक प्रभावी हो सकता है।
इसलिए भारत में लोकायुक्त की भूमिका लोकतंत्र के मजबूत आधार के रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।